लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरएल सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमने सीरीज में लगाया हुआ है और उसमें से हम क्या गुजारेंगे, अल्टरनेटिंग करंट गुजारेंगे। और अल्टरनेटिंग करंट गुजरने रेजिस्टेंस और इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, इसमें वोल्टेज कैसे लीड करती है और कैसे क्या करती है, लैग करती है, और इन दोनों का कंबाइन रेजिस्टिव इफेक्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम लोग इनका थोड़ा सा इंडक्टर और कैपेसिटर का अलग अलग बिहेवियर चेक कर लेते हैं। क्या होता है, सेकंड लास्ट चैप्टर लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। तो बच्चे इधर मेरे पास क्या है, रजिस्टर के बात कर लेते हैं हम लोग। रजिस्टर में क्या होगा कि मेरे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया, और ये सीरीज में लग गए ये रजिस्टर, ठीक है। और अल्टरनेटिंग सोर्स से जो करंट निकलेगी वो आई इज इक्वल टू वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी का सिग्नल है तो एसी के सिग्नल के लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसकी जगह ओमेगा टी की जगह आप थीटा भी पुट कर सकते हैं। और इसी तरह जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या थीटा यहाँ क्या कर ले, ओमेगा टी लगा दें। देखें ज़रा, अगर साइन ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो, साइन ज़ीरो है तो वोल्टेज क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी फेज़र वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ना कोई फेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ना कोई फेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ना कोई वोल्टेज आगे बढ़ रही है, ना करंट पीछे रह रही है, बल्कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज द बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, ठीक है, व्हेन एसी पास थ्रू द रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, इंडक्टर की बात करने लगा हूं। इंडक्टर में क्या चीज़ होती है, ये ले बच्चे, हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, और ये मैंने साथ क्या कर दिया, इंडक्टर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और जिसकी अपनी इंडक्टेंस क्या है, एल। क्लियर हो गया। और यहां से जो मेरे पास जो बनेगा, जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्लियर हो गया। और वोल्टेज की जो इक्वेशन बनेगी वो इसमें बैक ईएमएफ होगी, और वो इज इक्वल टू होगा एल डेल आई ओवर डेल टी, यानी कि जैसे जैसे करंट क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, डेल आई ओवर डेल टी डायरेक्टली है वोल्टेज की। तो करंट का चेंज ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करने का बाइस बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और करंट बाद में प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है, बैक ईएमएफ लीड कर जाएगी। तो इसको मैं क्या करूंगा, बैक ईएमएफ वोल्टेज का ग्राफ ये बना लेंगे और करंट का ग्राफ क्या करेगा, आई ये बन जाएगा। कैपेसिटर पे क्या, इसमें क्या था, करंट लीड कर रही थी, वोल्टेज क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। इधर क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगी, लीड करेगी, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। और कितना एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 और पाई/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स से वोल्टेज और करंट गुजरे होंगे तो इंडक्टर लगा होगा, तो इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज का फेज आगे होगा और करंट का फेज क्या होगा, पीछे होगा। यानी कि वोल्टेज और करंट के फेज में 90 डिग्री का क्या होगा, फर्क होगा। करंट जो है वो पीछे रह रही होगी 90 डिग्री से, और वोल्टेज क्या कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी 90 डिग्री में, ठीक है। यानी कि वोल्टेज आगे बढ़ रही है और करंट पीछे रह रही है, करंट लैग कर रही है और वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। दिस इज अ बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, ये याद रखिएगा, आगे हम लोग यूज करने लगे हैं। तो अभी ये दोनों के बिहेवियर मैंने क्या कर दिया, आपको पढ़ा दिया। अब मैं यहां पर आने लगा हूं। लो जी बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एसी थ्रू आरएल सर्किट। तो ये मैंने क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस, और ये मैंने क्या लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, और इसके क्रॉस मैंने ये अल्टरनेटिंग सोर्स क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। और ये आप लोगों की थ्योरी क्या होगी, कंप्लीट, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स को मैंने रजिस्टर और इंडक्टर के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया, और
यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इंडक्टेंस की इंडक्टेंस L हो जाएगी और इसका जो रेजिस्टिव बिहेवियर हो जाएगा उसको XL कहेंगे। यहाँ पर जो इसने जो अप्लाइड वोल्टेज दी है वो VRMS अप्लाइड की है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे वोल्टेज ड्रॉप होगी दिस इज कॉल्ड VR और वोल्टेज का ड्रॉप जो यहाँ पर होगा वो VL होगा। क्लियर हो गया। और अप्लाइड क्या है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, VRMS है। सीरीज में लगी हुई है, सीरीज में कुछ ड्रॉप इधर हो जाएगा, कुछ ड्रॉप इधर हो जाएगा और यह इसमें से करंट गुजरेगी और करंट सीरीज में क्या रहती है, सेम रहती है। और इधर से भी करंट IRMS, इधर से भी करंट क्या है IRMS। इसका अपोजिंग इफेक्ट R हो जाएगा, इसका अपोजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। क्लियर। इसको मैंने किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं देखने लगा हूं इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब मैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वोल्टेज फेजर वेक्टर है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो भी फेजर वेक्टर है, ये भी क्या है, फेजर वेक्टर है। तो फेजर वेक्टर वेक्टर होता नहीं है, लेकिन हम इसको वेक्टर कंसिडर करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। देखते हैं क्या होने लगा है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड आई रेजिस्टर, ये रेजिस्टर की बात करने लगो तो ये मैंने रेजिस्टेंस का R लगा दिया और इसके क्रॉस जो करंट होगी वो IRMS होगी और इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो VR होगी। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि ये VR और इसी के अक्रॉस क्या होगा, करंट भी इसी के अक्रॉस होगी I। क्लियर हो गया। तो ये रेजिस्टर का ग्राफ बना दिया, ये करंट और ये क्या है वोल्टेज, करंट और वोल्टेज ये बना हुआ। करंट और दोनों क्या है इन फेज होंगे, लेकिन जैसे ही ये किसकी बात होगी, जैसे ये गुजरते गुजरते कहाँ तक आ जाएगा, इंडक्टर तक आ जाएगा। तो इंडक्टर में पहुंचते ही क्या होगा कि बैक EMF क्या कर जाएगी, वो लीड कर जाएगी, करंट क्या कर जाएगी, लैग कर जाएगी। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, इसका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, VL ये आ जाएगा और IRMS ये आ जाएगा, IR। अब मैं दोनों को ये भी IRMS ये भी IRMS दोनों को कंबाइन करूंगा, तो दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज कॉल्ड VL और ये करंट इसके क्रॉस ही यही आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये वाला VR को शो कर रहा है और ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, VL को। तो दोनों के दरमियान फेज कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 और π/2। क्लियर हो गया। अब मैंने इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखने लगा हूं, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो अप्लाइड के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वेक्टर लॉ भी यही कहता है। ठीक है, और इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ देखने लगा हूं, वो क्या होगा, दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। तो इसको उठाकर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। अभी आप जस्ट इस ग्राफ को क्या कर जाए, भूल जाए, ये IRMS मैंने बता दिया कि यही वोल्टेज के अक्रॉस ही क्या होगी, IRMS की वैल्यू होगी। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये VL ये आ गया मेरे पास, VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर। और यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, इनका कंबाइन वोल्टेज यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज क्या करने लगा हूं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से कैलकुलेट करूंगा। और यहां पर मेरे पास क्या होगा, एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, VRMS हो जाएगी। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल लगाते हैं और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, बेस। क्लियर हो गया। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। तो देखते हैं जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएगा, VL आ जाएगा, बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर आ गया, और इधर हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर। अंडर रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो VRMS इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहां से क्या होगा हमारे पास, VR ओहम्स लॉ लगाएं तो IRMS इंटू R हो जाएगा,
और वी एल किसके इक्वल हो जाएगा, IRMS, ठीक है, ये देखिए ओहम लॉ, ठीक है, वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS, और साथ क्या होता है रेजिस्टिव फैक्टर, तो इसका रेजिस्टिव फैक्टर क्या होता है, XL होता है। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टिव फैक्टर क्या हो जाएगा, XL का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, IRMS क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो IRMS का स्क्वायर कॉमन ले ले तो R प्लस XL, और ये ऊपर अंडर रूट ऐसे ही आ गया, ये इसके साथ क्या हो गया, कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, IRMS, और ये R स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, VRMS। अगर मैं इसी को दोबारा इधर सॉल्व करने लगा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, VRMS ओवर IRMS, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर यहां पर अंडर रूट आएगा, ठीक है, और ये नीचे इधर आकर डिवाइड होगा, और इधर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। दिस इज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ठीक है, ये दोनों कंबाइन इफेक्ट हैं किसके, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इंपीडेंस होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चा लोग हम लोग क्या करने लगे हैं, इसकी जगह क्या लगाएंगे, इंपीडेंस का फैक्टर लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, इसकी जगह भी जी आ सकता है, और जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VRMS ओवर IRMS, और यहां से इंपीडेंस। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन करने लगा हूं, द कंबाइन, ये लिख ले जरा साथ साथ नोट करते नहीं, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। क्लियर हो गया। इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। अब मेरे पास क्या होगी, ये अफेक्टिव वोल्टेज आ गई। अब मैं देखने लगा अफेक्टिव वोल्टेज का, इसके क्रॉस क्या होता है, इसके क्रॉस हमने शुरू में देखा था IRMS, इसके क्रॉस ही होगा, चाहे वो रजिस्टर का हो, चाहे वो क्या हो, इंडक्टर का हो, ठीक है। तो ये IRMS इधर होगा। अब ये वाली जो वोल्टेज है VRMS IRMS के साथ कितने फेज से क्या करिए, लीड करिए या क्या करिए, लैग करिए। देखते हैं हम लोग, पहले देखते हैं एक्चुअल सेंस में क्या है। इसके क्रॉस वोल्टेज इधर को, जैसे ही रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज गई, वोल्टेज और करंट क्या है, नो फेज लीड और नो फेज क्या है, लैग। जैसे कंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस गई तो करंट लैग कर गई और वोल्टेज क्या कर गई, लीड कर गई। इसका मतलब कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, उन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो इसने, जब मैंने कंबाइन इफेक्ट लिया तो वो कहता है ना इसकी बात मानो ना इसकी बात मानो, मैं इन दोनों का दरमियान वाली बात कर लेता हूँ, मैं दोनों का कंबाइन इफेक्ट। तो इसका मतलब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक्चुअली इसके ड्रॉप, इसके क्रॉस, जो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा वो होगी, और वो थीटा ये है। और वो जितने एंगल से क्या करेगा, करंट से क्या करेगा, लीड करेगा या क्या करेगा, लैग करेगा, वो हम क्या करने लगे हैं, अभी कैलकुलेट करने लगे हैं। लो जी, अच्छा जी, फेज लीड और फेज लैग, ठीक है। एक चीज याद रख लें, इसका यूनिट देख ले जरा क्या है, ओम बनेगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, और इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर किसके इक्वल होता है, ओम की। अभी तो हम बच्चे लोग दो दो पढ़ रहे हैं, RC RL। जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे RLC पैरेलल, RLC सीरीज। तो जिन लोगों को अभी तक ये नहीं आता, पिछले वाले आर्टिकल नहीं आते, वो काइंडली अगले लेक्चर ना लें, ठीक है। उनको समझ कोई नहीं आनी होनी, ठीक है। अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने लगे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें। अब हम पढ़ने लगे हैं फेज लीड और फेज लैग, यानी कि फेज डिफरेंस और फेज एंगल। फेज एंगल कौन सा है, ये वाला, इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब चलो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है कि tan थीटा क्या कहता है,
tan थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या चीज़ आती है, tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास VL, और बेस मेरे पास क्या है VR, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan ऑफ इनवर्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा VL ओवर क्या आ जाएगा VR। क्लियर हो गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि VL, ठीक है, VL। अब यहाँ से देखे ज़रा, ये वैल्यू पुट की थी VR की और VL की। VL की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और VL की वैल्यू क्या है IRMS इंटू XL, और नीचे क्या है IRMS इंटू R। ये दोनों फैक्टर कट गए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा XL, और नीचे R आ जाएगा। XL किसके बराबर होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L के, और ये बराबर होता है 2 पाई FL के। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करने लगे, सिर्फ ओमेगा L को डिस्कस करेंगे। और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा L ओवर क्या आ जाएगा R। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसके रेजिस्टिव इफेक्ट को देखें, इसके रेजिस्टिव इफेक्ट को देखें, तो फिर मैं दोबारा डायग्राम बनाने लगा हूं। दिस इज कॉल्ड VR और दिस इज कॉल्ड VL। VL बराबर किसके होता है, ठीक है, IRMS इंटू XL, और VR इज इक्वल टू IRMS इंटू R। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, IRMS का इफेक्ट को क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो ये वोल्टेज किसके क्रॉस है, रजिस्टर के क्रॉस, और ये चीज़ इंडक्टर के क्रॉस क्या है XL, और रजिस्टर के क्रॉस क्या है R। तो बच्चे देखिए ज़रा, इनके दरमियान थीटा कितना है 90, और ये रजिस्टर की वेक्टर फॉर्म है, और ये किसकी है वेक्टर, फेजर वेक्टर में रजिस्टर को शो किया, और ये मैंने किसको, इंडक्टर को मैंने फेजर वेक्टर की फॉर्म में क्या किया है, शो किया है। मैं एक वेक्टर को एक जगह से उठाकर क्या कर सकता हूं, दूसरी जगह रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि मैंने रिप्लेस किया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास XL आ गया। यहां पर जो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा वो रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट ये है, और ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या है रेजिस्टेंस। तो इसका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो इम्पीडेंस होगा। क्लियर हो गया। तो अब जो इम्पीडेंस है वो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। तो जिस तरह मर्जी कैलकुलेट करें, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, पहले भी कैलकुलेट किया, अभी फिर कैलकुलेट करेंगे तो कर लें, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये वैसे ही आ जाएगा, और इधर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसका आपने क्या करना है, फेज कैलकुलेट करना है। तो फेज मेरे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास XL, और बेस आपके पास क्या है R, और XL बराबर ओमेगा L, और ये क्या आ जाएगा R, और इधर क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा L ओवर R। ये एक्चुअली वो फेज है जो इम्पीडेंस जो है इस करंट के फैक्टर के साथ बना रही है। करंट और इम्पीडेंस, करंट क्या कर रही है, इतने एंगल से क्या कर रही है, इतना उसके दरमियान करंट और इम्पीडेंस के दरमियान इतना क्या है, फेज का फर्क है। इतना फेज करंट क्या है पीछे है, और इम्पीडेंस क्या है आगे। और ये जो थीटा निकलेगा इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज क्रॉस जो ये एंगल जो है, ये फेज जो है, ये VRMS इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रही है और इस सर्किट में जो वोल्टेज है उनके दरमियान है। VRMS इतने एंगल से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और करंट इतने एंगल से क्या कर रही है, पीछे कर रही है। कल वाले आर्टिकल में उल्ट था, याद होगा आप लोगों को, कल वाले लेक्चर में उल्ट था। उसमें क्या था, करंट आगे बढ़ रही थी और वोल्टेज क्या कर रही थी, पीछे रह रही थी। और इसमें क्या है, वोल्टेज आगे बढ़ रही है और करंट क्या कर रही है, पीछे रह रही है। अच्छा, अभी हम इसके साथ करने लगे हैं इसका न्यूमेरिकल, तो साथ ही रहिएगा, देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे हल होगा।
लो जी बच्चे 16.4 न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 16 का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? अ सर्किट हैज इंडक्टेंस। ठीक है, अ सर्किट हैज इंडक्टेंस 1/π हेनरी। तो बच्चे एक सर्किट है मेरे पास, ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस और इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स मैंने सप्लाई कर दिया। अब जो कहता है अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, ये याद रख लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। पाकिस्तान में जो आपके घरों में सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। क्लियर हो गया? 50 हर्ट्ज कहता है उसमें जो इंडक्टेंस कनेक्ट की है 1/π हेनरी है, यानी कि L इज इक्वल टू क्या है, 1/π हेनरी। क्लियर हो गया? और साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट की एंड रेजिस्टेंस R जो है वो 2000 ओम मैंने कनेक्ट कर दिया। कहता है कैलकुलेट इट्स रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। देख लेते हैं इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है। इम्पीडेंस कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये तो हो गया किसका फार्मूला, इम्पीडेंस का। ठीक है, अब हमने रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस देखे ज़रा, रिएक्टेंस का फार्मूला है एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी एंगुलर होती है तो इसको 2π एफ एल एक्स एल। तो एक्स एल 2π फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 और इंडक्टेंस कितनी है ये दी हुई है 1/π हेनरी। ये पाई से कट गया और एक्स एल क्या हो जाएगा 2 × 50 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और साथ इसका यूनिट क्या आ जाएगा ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसके साथ ही क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पीडेंस कैलकुलेट करने लगा। इम्पीडेंस क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ठीक है, कौन सी रिएक्टेंस, चाहे वो इंडक्टिव हो सकती है चाहे वो कैपेसिटिव हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है एक हो, दोनों ही हो सकती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर और एक्सएल आर कितना है 2000। तो ये मैं 2000 लिखूँगा, आर की वैल्यू ये देखें गिवन है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2000 का स्क्वायर और दूसरा मेरे पास एक्सएल क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट अप्लाई करेंगे और जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये समथिंग जो है ये 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे और प्लस ये 4 0 आ जाएंगे और ये आ जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे 2000 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इतने क्या आ जाएगा ओहम आ जाएगी इसकी आंसर 2.25 ओहम आ जाएगा इसकी इम्पीडेंस। तो बच्चे आप लोगों ने क्या कर ली, इम्पीडेंस कैलकुलेट कर दी और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस आपको पता थी, ये आप लोगों ने क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। अगर वो पेपर में इसी का, चले सब लोग देखे ज़रा इसमें फेज देखे, वोल्टेज का फेज जो हमारे पास नहीं है, अगर वोल्टेज दी होती, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज 12 वोल्ट दे रहा है, VRMS कितना है 12 वोल्ट गिवन कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग सब लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फेज, कैलकुलेट करेंगे थीटा। ठीक है, क्या चीज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फेज। वैसे भी आ सकता है, नहीं करना तो ऐसे कर लें, ये वाला एंगल अगर ओमेगा एल और आर रेजिस्टेंस का फैक्टर लगा लें तो उसी वक्त क्या हो जाएगा आपके पास निकल आएगा फेज। ये देखिए ये एक्सएल है और ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों को डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप लोग एंगल कैलकुलेट करें। ठीक है, करें ज़रा जल्दी जल्दी, शाबाश करें। चलें मैं कैलकुलेट करूँ तो देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर R। ये आपकी बुक में नहीं है, जिसमें वैसे करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो tan इनवर्स, ये देखिए इसकी जगह XL भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं करना तो ये 2π FL ओवर R और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई फ्रिक्वेंसी 50 और ये 1/पाई और ये कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस 2000 ओम। तो बच्चे ये देखिए ज़रा कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल और ये ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 2000, एक जीरो इससे कट गया, ये एक जीरो इससे कट गया, ठीक है। और ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। तो आप अब लोग क्या कर सकते हैं फेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे एक न्यूमेरिकल है साथ वाला ही, वो आप लोग करिएगा जो है 16.5 ये साथ आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा इसमें एक एमसीक्यूज आ जाता है, यहाँ से ही एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज है, ठीक है। इधर ही मैं डिस्कस करने लगा हूँ तो ये एमसीक्यूज देखिएगा ज़रा, ये देखिए एमसीक्यूज, ये एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एल और एक्स एल। अगर फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए 2f हो जाए, अगर फ्रिक्वेंसी 2 गुना बढ़ जाए, ठीक है, तो एक्स एल इज इक्वल डैश आ जाएगा और 2 पाई एफ और साथ अब 2 आ जाएगा और एल आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ज़रा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एल डैश और इसको मैं क्या कर 2 बाहर ले लूँ और ये सारा 2 पाई एफ एल लिख दूँ और ये एक्स एल डैश और ये क्या आ जाएगा 2 पाई और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा एक्स एल आ जाएगा। तो नया एक्सएल जो है पुराने वाले एक्सएल से यानी कि नई इंडक्टिव रिएक्टेंस ओल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या हो जाएगी 2 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा रिएक्टेंस इंक्रीज होगी। अच्छा जी देख लेते हैं, अगर सर्किट किसका लगा हो कैपेसिटर लगा हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटर लगा हो तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर हो तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी और 1/2 पाई एफ ऑफ सी और ये क्या एक्स सी। अगर फ्रिक्वेंसी 2 गुना बढ़ा दी जाए एफ इज इक्वल टू 2f कर दिया जाए तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स सी डैश और 1/, ठीक है, 1/2 पाई और 2f और साथ क्या आ जाएगा c और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे ही आ जाएगा तो 1/2 पाई एफ ऑफ सी आ जाएगा। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा एक्स सी और नीचे 2 और ये एक्स सी डैश। क्लियर हो गया। तो नई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, पहले वाली कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या हो जाएगी हाफ। रिएक्टेंस हाफ होने का मतलब क्या है, अपोजिशन क्या हो रही है हाफ हो रही है। क्लियर। तो ये नोट कर ले ज़रा, ठीक है, ओके जी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।